हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ये अपना नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड के जानने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें क्या दिया है, हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन अ स्पैचुला। यहाँ पे क्या करना है, एक बर्नर की मदद से देखिए एक स्पैचुला में सॉल्ट सैंपल को हीट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दे रहा है, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि बैटरी लगा के कि भाई बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो देखिए इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट यहाँ डाला गया है, अंदर ऊपर ग्रेफाइट रॉड है और फिर ऊपर ये बीकर में सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए आयोनिक कंपाउंड, उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली आप ऐसे देख लीजिएगा कि आयोनिक कंपाउंड कौन कौन सा है। NaCl है, LiCl है, CaCl2 है, CaO है, MgCl2 है। ये सारे आयोनिक कंपाउंड है और ये सब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, हमने क्या ऑब्जर्व किया इन एक्टिविटीज़ में, क्या प्रॉपर्टीज़ मिली हमें आयोनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिल रहा है क्या, किसके बारे में, फिजिकल नेचर के बारे में। तो जब हम फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो जब फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं। एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इसलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो आपको याद रखना है आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, हार्ड हैं और सॉलिड हैं, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो हार्ड है और सॉलिड है, ठीक। क्यों क्यों हार्ड है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। तो दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, यानी कि प्रेशर लगाने पर ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ कि भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या, आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। थर्ड पॉइंट आ रहा है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में। और क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं किस सॉल्वेंट में, जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल। तो आपको ये रखना है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल में, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट करते हैं ये। तो जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व क्या, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है, पास कराना है, तो उसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। अगर किसी एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है वाटर में तो उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड, जो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन से पास की जाती है तब, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है कि एक जो सॉल्यूशन होता है यानी कंपाउंड का वाटर में, उसमें आयंस होते हैं जो मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड को जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है, तो ठीक। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपको यह रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। ठीक है, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है वो सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मूवमेंट ऑफ सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। किसकी वजह से? क्योंकि जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है उनका, उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। क्यों? क्योंकि हाँ, लेकिन जो ये आयनिक कंपाउंड है ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपनी मोल्टन स्टेट में, यानी कि पिघली हुई अवस्था में। और दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। और मोल्टन स्टेट में ऐसा पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में वो ओवरकम हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू हीट। किसकी वजह से? हीट की वजह से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हीट की वजह से इनके बीच में जो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हीट की वजह से ओवरकम हो जाता है और इसलिए मोल्टन स्टेट में थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दस इसकी वजह से क्या होता है कि आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस तरह से होने से आयंस जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ये आसानी से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी आयोनिक कंपाउंड की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखिएगा। फिजिकल नेचर कैसा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सॉलिबिलिटी कैसी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या बता रहा है ये। तो यहाँ बता रहा है कि भाई जो अर्थ का क्रस्ट है वो मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स होता है। तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे सी वाटर है, सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट। जो सी वाटर है उसको सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ये सब आपको कहाँ? सी वाटर में मिल जाएंगे, यानी कि समुद्र के पानी में भी मिल जाएंगे। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, अगर हम बात करें जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज मिनरल्स। तो अब याद रखिए कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक, एट सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पर मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। तो कुछ प्लेसेस पे क्या होता है? जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होता है। एंड मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो कुछ प्लेसेस पे हमने ये देखा कि भाई जो होता है बहुत हाई परसेंटेज में पर्टिकुलर मेटल पाया जाता है मिनरल्स में। तो मिनरल्स में कुछ प्लेसेस से बहुत हाई परसेंटेज में मेटल्स पाया जाता है और वहाँ से मेटल्स को बहुत ही प्रॉफिटेबली, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ से हम मेटल्स को आसानी से फ़ायदेमंद तरीके से निकाल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। तो याद रखना, ओर्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जहाँ से हम मेटल को आसानी से प्रॉफिटेबल तरीके से निकाल सकते हैं। तो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, तो इन मिनरल्स को क्या बोलते हैं? ओर्स। ऐसे मिनरल्स जहाँ से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। तो आपको पता लग गया व्हाट इज एन ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो चलिए अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में आते हैं। कैसे मेटल निकाला जाता है, कैसे मेटल को उसकी ओर से या उसकी मिनरल से निकाला जाता है। तो आपने पहले देखा होगा जैसे जो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की। तो इस नॉलेज से हम क्या होता है, हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि हाउ अ मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। इसके द्वारा हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे कोई एक मेटल अपनी ओर से आसानी से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे सम मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। जो कुछ मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो मतलब ऐसे ही फ्री पाए जाते हैं वहाँ पर।
कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं वो। तो कुछ मेटल्स आपको जो है किस में मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और कुछ मेटल्स कैसे मिलते हैं, कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। तो कुछ फ्री स्टेट में मिल जाते हैं और कुछ कंपाउंड के रूप में मिल जाते हैं। तो द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। और आपने एक और जो एक्टिविटी सीरीज उस टाइम पे देखी थी, तो जो बॉटम में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन अ क्या, इन अ फ्री स्टेट। देखिए जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो अक्सर वही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि जो भी मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं बनाएंगे। तो जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, वो क्या करते हैं, दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। वो ज़्यादातर हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। अब जैसे हम बात करें, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, तो दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ये लोग फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये लोग कम रिएक्टिव हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक। अब जैसे कॉपर और सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। लेकिन आपको याद रखना है कि जो कॉपर और सिल्वर है, ये दोनों जो है कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के रूप में। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर और कॉपर ये जो है कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के रूप में। ठीक है, जैसे कि सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के रूप में। ठीक। और फिर बता रहे हैं कि द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं क्योंकि ये टॉप में होते हैं एक्टिविटी सीरीज में। तो दे आर ऑल्सो, दे सॉरी हाँ, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि कुछ ना कुछ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ कंपाउंड कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो ये इतने एक्टिव होते हैं कि जल्दी, क्या मतलब, ये कभी नहीं पाए जाते फ्री स्टेट में। आप ये दिमाग में रख लो कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। कौन कौन, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और ये दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये नेचर में कभी भी फ्री एलिमेंट्स के रूप में नहीं पाए जाते। ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी। जो मतलब बीच में आते हैं एक्टिविटी सीरीज के, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, पीबी हो गया, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो मॉडरेटली रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होने का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स। ये मेनली कैसे पाए जाते हैं, बीच वाले जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, या ऑक्साइड्स के रूप में, सल्फाइड के रूप में, या कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन कौन है ये, जिंक, Fe, पीबी, यानी कि जिंक, आयरन और लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट में मेनली कैसे मिलते हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड्स के रूप में, और कार्बोनेट्स के रूप में। ठीक है। और फिर बता रहा है कि यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। आप ये पाएंगे कि जो बहुत सारी ओर्स होती हैं, बहुत सारे मेटल्स की, ये क्या होती हैं, ऑक्साइड्स होती हैं। तो बहुत सारे मेटल्स की ओर क्या होती हैं, ऑक्साइड्स होती हैं। बहुत सारे मेटल्स की ओर क्या होती हैं, ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। और ऑक्सीजन जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अर्थ पर पाया जाता है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ऑक्साइड्स के रूप में क्यों पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो ओर्स होती हैं बहुत सारे मेटल्स की, वो ऑक्साइड के रूप में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इनको ऑक्साइड देता है, और ऑक्सीजन जो है वो इनसे रिएक्ट करता है। और ऑक्सीजन जो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होने के साथ साथ बहुत ही अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक। हाँ, फिर इसके बाद बता रहा है कि दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं मेटल्स का इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। कौन कौन सा, तीन कैटेगरी बन जाएंगी मेटल्स की रिएक्टिविटी की बेस पे। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एक, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी,
मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल्स जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, ऐसे मेटल जो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मतलब वो मॉडरेट हैं, तो मीडियम रिएक्टिव है। और ऐसे मेटल्स जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है टू फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। इन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में फॉल करने वाले मेटल्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग हमें टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। देखिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन करते हैं मतलब प्योर मेटल को निकालते हैं उसकी ओर से। तो प्योर मेटल को उसकी ओर से निकालने में बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। तो किसी भी मेटल की ओर से प्योर मेटल को निकालने में बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और अ समरी ऑफ दिस स्टेप्स इज गिवन हियर। एक समरी दी हुई है और ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। और हर स्टेप को समझाया गया। ठीक है। देखिए एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी। अब आप ये एक्टिविटी सीरीज और रिलेटेड मेटलर्जी देखिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो टॉप मोस्ट रिएक्टिव है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, जो मीडियम रिएक्टिव है रिडक्शन यूजिंग कार्बन के द्वारा, और जो लीस्ट रिएक्टिव है फाउंड इन नेटिव स्टेट, वो ऐसे ही नेचर में पाए जाते हैं। तो ये आप 3 कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। पहला इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो बहुत मोस्ट रिएक्टिव है उनको वहाँ से हम अलग कर लेंगे। जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उनको हम रिडक्शन यूजिंग कार्बन कर लेंगे। और जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं वो फाउंड इन नेटिव स्टेट, वो नेचर में जो है अपने ही नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें एक चार्ट बड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ओर है, तो ओर को हमें क्या करना पड़ता है, ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है पहले। ओर है यानी कि वो मिनरल जिससे हम मेटल को निकालते हैं, उसको बोलते हैं ओर। तो ओर को पहले किया जाता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का पहले कंसंट्रेशन किया जाता है। फिर जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी हैं और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हैं, इनकी सबकी अलग अलग स्टेप्स हैं। देखिए क्या क्या है। तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर की जाएगी, उसके बाद उनको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उनके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर होगा और फिर उनको प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी हैं उनका कार्बोनेट ओर होती है, सल्फाइड ओर होती है। जो कार्बोनेट ओर होती है उसका कैल्सिनेशन होता है, और जो सल्फाइड ओर होती है उसका रोस्टिंग होता है। ठीक है। और जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हैं इसमें सल्फाइड ओर्स हो सकती हैं, तो इसका जो है रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल मिल जाएगा और फिर रिफाइनिंग कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें, इसमें थोड़े से और स्टेप्स हैं। जैसे मान लीजिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो गया, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। जब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है तो इसका रिडक्शन टू मेटल किया जाता है। रिडक्शन टू मेटल होने के बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा पढ़ के समझ के दिमाग में पूरा बिठा लेना है कि ओर से कैसे हमें एक प्योर मेटल मिलता है, यानी कि एक प्योरीफाइड मेटल मिलता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से हमें एक प्योर मेटल या प्योरीफाइड मेटल मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ढेर सारे स्टेप्स हमने जान लिए। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे एनरिचमेंट ऑफ फोर्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। ठीक है। तो फिलहाल इतना पढ़िए, समझिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज देखिए और ये पूरा एक एक लाइन, एक एक चीज़ पूरा पढ़िए। एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है, और ये आप पूरा जो है पढ़िए, ये पूरा पढ़िए, ये पूरा पढ़िए। आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड पूरा पढ़िए। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स हो उसको पूछिए। ठीक है। ये सारा करिए, पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, जो भी डाउट्स हो उसको पूछिए। और फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मिलेंगे। ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स से हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये आपका होमवर्क है। लेसन को रीड करिए, लेसन को पढ़िए, वीडियो को सुनिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, लिखिए, याद करिए, जो भी डाउट हो मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।